मैं निगार आबदीन इलाहाबाद कथा कथन से मैं पहली बार इसमें शामिल हुई हूँ और मैं सादात हसन मंटो की कहानी 3.5 आने आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। मैंने कत्ल क्यों किया, एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे, ये लंबी दास्तान है। जब तक मैं इसके तमाम कारणों से आपको आगाह नहीं करूँगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का विषय जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। क्योंकि मैं जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय गलत नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती। मगर ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि इस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी हज़ारा जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ और इंसानियत पर सुन ठाने वाली बेड़ियाँ मैं कानून का ये ज़ेवर पहन चुका हूँ। यह कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी मखमूर आँखें, जो कातिल की आँखें लगती थीं, चमकी। हम सब चौंक पड़े थे जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने खुद को परिचित कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसके कत्ल की वारदात से जुड़े थे। वायदा माफ़ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वो उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं साहित्यकार तो नहीं, आपकी गुफ्तगू का जो विषय है उस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ न कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक रिजवी है। लिंडा बाज़ार में जो कत्ल हुआ था, मैं उससे जुड़ा था। मैंने उस कत्ल के मुतालिक सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था। लेकिन जब रिजवी ने अपना परिचय कराया तो मेरे जहन में खबरों की तमाम सुर्खियाँ उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का विषय ये था कि क्या जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब ये कहा, ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ा सुकून हुआ। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख्याल की तर्जुमानी कर दी है। क्रीम मिली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आंखों से मुझे देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने इसके लिए बहुत गौर किया है। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री है। ज़िंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। मैं मनोविज्ञान का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने विचारों के आधार पर अर्ज़ किया है, वरना ये मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नॉवेलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो, आप तो खैर जानते ही होंगे। जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक रचना की चंद पंक्तियाँ याद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जुमा था। क्या था? हाँ,
वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जुर्म की दुनिया में ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ, वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है, उसके जीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। उनको गिनना, उनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें जनगणना करती हैं, हुकूमत हर किस्म की गणना करती हैं। इस सीढ़ी के जीनों की गणना क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया। हुकूमत ने मुझे वायदा माफ़ गवाह बना लिया, इसलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी किससे मांगूं? वो हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था, अब मेरे नज़दीक नहीं है। इनमें और मुझ में 1 बरस का फासला है। मैं इस फासले से माफ़ी मांगूं या उन हालात से जो बहुत दूर खड़े मुझे मुँह चिढ़ा रहे हैं? हम सब रिजवी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। वो स्पष्ट रूप से शिक्षित मालूम नहीं होता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वो पढ़ा लिखा है और बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं चाहता था कि वो बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं, इसलिए मैं उसकी गुफ्तगू में रुकावट ना बना। उसके लिए नई कॉफ़ी आ गई थी। उसे बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त एक आदमी का ख्याल रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 बरस की सज़ा हुई थी। नसीर ने हैरत से पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी पर? और जो उसको नसीब ना हुए, क्योंकि वो पकड़ा गया। ये रकम खजाने में महफूज है और भग्गू भंगी गैर महफूज है, क्योंकि हो सकता है वो फिर पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है उसका पेट फिर से उसे मजबूर करे, क्योंकि हो सकता है उससे मुंह साफ कराने वाले उसकी तनख्वाह न दे सके, क्योंकि हो सकता है उसका तनख्वाह देने वालों को अपनी तनख्वाह न मिली हो। ये हो सकता है का सिलसिला मंटो साहब अजीब व गरीब है। सच पूछिए तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर वो थोड़े अरसे के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा, आप भग्गू की बात कर रहे थे। रिजवी ने अपनी छितरी मूंछों पर से कॉफ़ी रुमाल के साथ पूछी। जी हाँ, भग्गू भंगी चोर होने के बावजूद, यानी वो कानून की नज़रों में चोर था, लेकिन हमारी नज़रों में पूरा ईमानदार। खुदा की कसम, मैंने आज तक उस जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। 3.5 आने उसने ज़रूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था, ये चोरी मैंने ज़रूर की है। मैं अपने हक़ में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था। मजबूरन मुझे करीम दर्जी की जेब में हाथ डालना पड़ा। उससे मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीनों की तनख्वाह। हुजूर, उसका भी कुछ कसूर नहीं था, इसलिए कि उसके कई ग्राहकों ने उसकी सिलाई के पैसे मारे हुए थे। हुजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूँ। एक बार मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटुए से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सज़ा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदी का एक खिलौना चुराया था, इसलिए कि मेरे बच्चे को निमोनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था। हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, मैं चोर नहीं हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियाँ करनी पड़ी, और हालात ही कुछ ऐसे थे मैं पकड़ा गया। मुझसे बड़े बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि मेरा पेट है। ये मर जाए तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको माफ़ ना किया और आदि चोर समझकर उसको 1 बरस कैद बामुशर्रफत की सज़ा सुना दी। रिजवी बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोल रहा था।
اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شبد خود بخود اس کی زبان سے آتے اور بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ پھگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، رضوی نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی۔ میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے قتل کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پھگو نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایمانداری کو صرف اچھی باتوں سے کیوں جوڑتے ہیں، اور سچ پوچھیے تو میں اب یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا؟ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسری بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کے بال بڑھانا گناہ مانا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہیں۔ اگر یہ بال بڑھانا واقعی گناہ ہے تو خدا ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسان کے بنائے قانونوں کو توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیل ڈھا دو، اور آسمانوں پہ اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تم خدا تو ہو۔ رضوی کے اس بھاشن نے مجھے بہت پربھاوت کیا۔ اس کی خامخواری ہی واستو میں پربھاو کا کارن تھی۔ یہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کی گاٹھ اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے 5 بار اس کو سلگانے کی کوشش کی۔ جب نہ سلگی تو پھینک دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، پھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے جذباتیت ہے، لیکن خدا کی قسم جذباتیت تو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، نہیں، وہ میرا دوست تھا، کیونکہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب میں سے دوسری بیڑی نکالی، مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، معاف کیجیے گا، میں نے اتنی بکواس کی ہے، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ماشاء اللہ میں نے اس کی بات کاٹی۔ رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں ہوں، صرف سادات حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس سے کہا، پھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب، قانون کی نظروں میں وہ عادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے ایک بار اس نے 8 آنے چرائے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قریب 1 برس تک وہ اس کا علاج کراتا رہا، مگر جب میرا ہم الزام دوست جرجی 20 بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا تو وہ سب کی سب پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بڑی کڑی نگرانی ہوتی ہے، لیکن جرجی نے پھگو کو اپنا دوست اور ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بڑی خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس حرامزادے چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چراتے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی، وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہو۔ پھر وہ کچھ ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی، ایک بیڑی تو دیجیے، اور میں اس کو صرف ایک بیڑی دیتا۔
इंसान भी कितना कमीना है। रिजवी ने कुछ इस अंदाज में अपना सर झटका जैसे वो अपने आप से अलग है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मुझ पर बहुत बड़ी पाबंदियाँ लागू थीं। वायदा माफ़ गवाहों के साथ ऐसा ही होता है। जर्जी अलबत्ता मेरे मुकाबले में बहुत आज़ाद था। उसको रिश्वत दे दिलाकर बहुत आसानियाँ मुहैया थीं। कपड़े मिल जाते थे, साबुन मिल जाता था, बीड़ियाँ मिल जाती थी, जेल के अंदर रिश्वत देने के लिए रुपए भी मिल जाते थे। भग्गू भंगी की सज़ा ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे जब उसने आखिरी बार जर्जी की दी हुई 20 बीड़ियाँ लाकर मुझे दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो जेल से निकलने पर खुश नहीं था। मैंने जब उसको मुबारकबाद दी तो उसने कहा, बाबूजी, मैं फिर यहाँ आऊँगा। भूखे इंसान को चोरी करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक भूखे इंसान को खाना ही पड़ता है। बाबूजी, आप बड़े अच्छे हैं, मुझे इतनी बीड़ियाँ देते रहे। खुदा करे आपके सारे रोज़ बरी हो जाएं। जर्जी बाबू आपको बहुत चाहते हैं। नसीर ने यह सुनकर गालिबन अपने से कहा, और उसको सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में सज़ा मिली थी। रिजवी ने गर्म कॉफ़ी का एक घूंट पीकर ठंडे अंदाज में कहा, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में, और वो भी खजाने में जमा है। खुदा मालूम उनसे किस पेट की आग बुझेगी। रिजवी ने कॉफ़ी का एक और घूंट पिया और मुझसे मुखातिब होकर कहा, हाँ मंटो साहब, उसकी रिहाई में सिर्फ एक दिन रह गया था। मुझे 10 रुपए की ज़रूरत थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझे ये रुपए एक सिलसिले में संतरी को रिश्वत के तौर पर देने थे। मैंने बड़ी मुश्किलों से कागज़ पेंसिल मुहैया करके जर्जी को एक ख़त लिखा था और भग्गू के ज़रिए उसको भिजवाया कि वो मुझे किसी न किसी तरह 10 रुपए भेज दे। भग्गू अनपढ़ था। शाम को मुझसे मिला। जर्जी का पर्चा उसने मुझे दिया। उसमें 10 रुपए का सुर्ख पाकिस्तानी नोट कैद था। मैंने पर्चा पढ़ा। ये लिखा था, रिजवी प्यारे, 10 रुपए भेज रहा हूँ, मगर एक आदि चोर के हाथ। खुदा करे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि ये कल ही जेल से रिहा होकर जा रहा है। मैंने ये तहरीर पढ़ी तो भग्गू भंगी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसको 3.5 आने चुराने के जुर्म में 1 बरस की सज़ा हुई थी। मैं सोचने लगा, अगर उसने 10 रुपए चुराए होते तो 3.5 आने प्रति बरस के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलती। ये कहकर रिजवी ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और रुखसत मांगे बिना कॉफ़ी हाउस से बाहर चला गया।